अगर इस देश को एक विकसित या डेवलप कंट्री बनना है यूएस की तरह या बाकी देशों की तरह, तो उसके लिए अगर आपको कोई एक्शन प्लान बनाना हो तो क्या होगा वो? कायर और भ्रष्ट कभी देश को महान नहीं बना सकते। एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। आज तक किसी निंदक के नाम पे किसी देश ने कोई बुत नहीं बनाया। वाह। एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, और दूसरा बाबा कहता है बेटा हनी करो, और तीसरा बाबा बैठा है हरियाणा में हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है साहब वो बाइट पे। ये जो पहलगाम में हुआ था सर, ये आतंकवाद नहीं था। नीरज ध्यान से सुनिएगा, ये आतंकवाद नहीं था, ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जंग थी। आपके देश पे आक्रमण हो चुका है, आक्रमण। सच्चे ईमानदार लोगों पे झूठे केस लगा देते हैं, तो झूठे लोगों पे सच्चे केस नहीं लगा सकते। मैं तो डॉक्टरों को बोलता हूं, मैंने कहा भैया अगली बारी कोई जज आ जाए तो इलाज मत करना, डेट देना उसको। हमें दुनिया में दोस्त वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, दोस्त वैसे मिलते हैं जैसे हम खुद होते हैं। सारे देश में 60-70 गुंडे हैं जिन्होंने सारे देश को संभाल के रखा हुआ है सर। इन्हीं को 60-70-80 लोगों को ठीक कर दो, देश लाइन पे 5 मिनट में ठीक हो जाएगा सर। इट इज नॉट स्किल दैट बिल्ड्स अ नेशन, इट इज कैरेक्टर दैट बिल्ड्स अ नेशन। दोस्तों, जिंदगी में आपको टांग खींचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो हाथ देकर आपको ऊपर उठाएं। लाइव हिंदुस्तान के आज के पॉडकास्ट में हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने अपनी बातों का सहारा देकर न जाने कितने लोगों को ऊपर उठाया है। तो स्वागत कीजिए मार्केटिंग गुरु, लेखक, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी का। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम ग्रेटफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया सर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिंदगी में मुझे लग रहा है कि कम से कम जब 90 या उसके बाद के दशक में जो भी बच्चे बढ़ रहे थे, उन्होंने जिस पहली किताब का नाम सुना और जिसको उन्होंने पढ़ा शर्तिया तौर पर, वो आपकी यू कैन विन या यूं कहीं की जीत आपकी थी। ये मुझे बताइए कि मेरे लिए आज भी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि आज से 25-30 साल पहले, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, एक किताब आती है और भारत के छोटे छोटे शहरों में पहुंच जाती है। उस वक्त क्या जादू हुआ था उस किताब का कि अचानक से वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग ही पढ़ रहे हैं उसको, छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच गई। और जैसे मैंने कहा कि तब तो इतना मीडिया बड़ा भी नहीं था। क्या मैजिक था उस वक्त? नीरज जी, कोई मैजिक नहीं था। और सबसे अजीब बात यह है कि कहीं पर भी कोई सफलता की चीज देखते हैं तो कहते हैं कोई मैजिक होगा, या किस्मत अच्छी होगी, या अचानक कैसे हो गया होगा। जब मैंने अपनी किताब लिखी थी जीत आपकी, यू कैन विन, मेरा ख्याल है हजारों मोटिवेशनल किताबें उस टाइम लिखी हुई थी, दुनिया भर में बिकती थी, दुनिया भर में। तो मेरी किताब एक अचानक आई, इतनी लेट आई, और फिर एकदम कैसे फैल गई साहब। उसके पीछे बहुत मेहनत है। और थोड़ा सा आपको एक बताता हूं मैं कि जब मेरी किताब प्रेंटिस हॉल ने छापी थी वहाँ पे बाहर, तो मैं जाके देखता था कि अपनी दुकानों में मेरी किताब है कि नहीं। सब किताब ही नहीं होती थी मेरी। अच्छा। तो मैं सोचता था बेस्ट सेलर होगी, बिक गई होगी। तो मैं उनको बोलता था कि यू कैन विन किताब है, बोलते थे यू कैन व्हाट। अरे मैंने कहा भाई यू कैन विन, तो मैंने कहा भाई किताब का नाम नहीं सुना, बोले नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है ऑथर का नाम शिव खेरा नाम सुना होगा, बोले शिव व्हाट, मतलब ऐसे बात करते थे मेरे पास। तो मैंने कहा भैया प्रेंटिस हॉल का तो नाम सुना है, बोले हाँ सुना है। तो मैंने कहा प्रेंटिस हॉल की किताब है। तो मैंने उनको पूछा जाके, मैंने कहा भैया हमारी किताब कहीं दिख नहीं रही है। कहता है साहब आपकी किताब कोई रखना नहीं चाहता है। तो मैंने कहा रखोगे नहीं तो बिकेगी कैसे। कहता है साहब आप अननोन ऑथर हो, आपको कोई नहीं जानता है, इसलिए कौन खरीदेगा आपकी किताब। और वहां पर किताब रखने के लिए दुकानदार जो है वो पैसे देता है, किराया दे रहा है वहां पर, तो किराया आपका किताब से नहीं निकलता है। तो मैंने कहा भैया थोड़ा एडवर्टीजमेंट करो, प्रचार करो इस कार का। बोले प्रचार के पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा करो, आप पीआर करो, रिव्यू तो करवा दो, उसके तो पैसे नहीं लगते। बोले उसके भी लगते हैं, कुरियर लगता है। तो मैंने कहा यार कुरियर के पैसे मेरे से काट लेना अगर कोई रॉयल्टी होगी तो साहब मेरी किताब उन्होंने रॉयल्टी काटने अपना भेजी कुरियर में। और तो साल 2 साल कोई छुटपुट इधर। एक अखबार में, मैं 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, पूरी अखबार में बहुत बड़ा एक कटिंग निकली
डोंट बाय दिस बुक, अरे हेडलाइन डोंट बाय दिस बुक। शिव खेरा ने कोई नई चीज नहीं लिखी है, कुछ नहीं है, ये पुरानी शराब नई किताब उसमें डाल दी है, अपना बोतल में डाल दिया, नथिंग न्यू। और मेरे को पूरे पेज में क्रिटिसाइज करके लिखा सेव योर मनी, पैसे बचाओ। तो सब मेरे को कटिंग भेज दी उसने, कटिंग भेज दी। तो अब पूरा पेज, मेरी वाइफ थी वहां, मैं ट्रैवल कर रहा था, या आप यूएस की बात करें? मैं सिंगापुर की बात कर सिंगापुर रहा की हूं। बात करें, तो ठीक। उन्होंने एक किताब वो कटिंग फोल्ड करके रख दी। 2 साल के बाद हम ऑफिस बदल रहे थे वहाँ से, तो कागज साफ करते हुए वो अखबार की कटिंग निकली। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि, मैंने कहा तुमको मालूम है? बोले हाँ, तो मैंने तो रखी है। तो मैंने कहा बताया क्यों नहीं? तो मेरे को मेरी वाइफ कहती है बताना क्या है इसमें, इसी it does not make any sense what they have written. You have put in so much hard work and this is all degrading, criticizing you, nothing else. और तब तक मेरी किताब 2 साल में बेस्ट सेलर बन चुकी थी। अब वो भी बताता हूं कैसे बनी थी। तो उस हादसे से मैंने, नीरज जी, एक चीज सीखी। उससे पहले मेरे को 100 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, कोई छापना नहीं चाहता था। तो उस हादसे से मैंने एक चीज सीखी कि जिंदगी में निंदा करने वाले निंदा करेंगे आपकी। आप अच्छा करोगे तो भी निंदा होगी, बुरा करोगे तो भी निंदा होगी। आप अच्छा करते चले जाओ, निंदा की परवाह ना करो, आगे बढ़ते जाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, आप जिस साइड पे हो वो हमेशा दूसरी साइड पे, इट डजंट मैटर विच साइड, साइड कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इधर है तो वो उधर है। आपको एक उदाहरण देता हूं। रॉबर्ट फुल्टन ने इस दुनिया में ही स्टीम बोट का आविष्कार उसने किया। तो जब टेस्ट करने लगे तो वहां पर सारे जो निंदा करने वाले थे, क्रिटिक्स थे, कहते थे इट विल नेवर स्टार्ट, इट विल नेवर स्टार्ट, इट विल नेवर स्टार्ट, ये कभी नहीं शुरू होगी, इट विल नेवर स्टार्ट। बट देन इट स्टार्टेड। तो जब उन्होंने देखा इट स्टार्टेड, तो अब एकदम बोलने लगे नाउ इट विल नेवर स्टॉप, बोले अब ये रुकेगी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे जिस तरफ आप हो, वे हमेशा उस दूसरी तरफ होते हैं। और मैंने एक चीज देखी है, आज तक किसी निंदक के नाम पे किसी देश ने कोई बुत नहीं बनाया। वाह। आज तक किसी निंदक के नाम पे कोई सड़क नहीं बनी साहब, कि सड़क के नाम लगा दिया हो। निंदा करने वाले करते हैं और कहते हैं एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज एंड मोस्ट फूल्स डू। बट वन मस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट कीप डूइंग राइट, सही करते जाओ और निंदा की परवाह मत करो। लेकिन ध्यान से रखना, काम सही करो। अब सवाल ये है, क्या सही और गलत कोई ऐसी चीज होती है? यस, वो अलग सवाल है, अगर पूछेंगे तो आपको उसका अलग जवाब दूंगा। बट देयर इज अ रीजन। बट ये इस किताब को सफल होने में बहुत मेहनत लगी। जहां जाता था आई यूज्ड टू एड्रेस, लोग मेरे को बुलाते थे, यहाँ पर स्पीकिंग एंगेजमेंट है, पैसे नहीं देते थे। विदाउट, एंड आई हैव डन सो मच स्पीकिंग विदाउट मनी ऑल्सो, विद मनी ऑल्सो। जब विदाउट मनी करते गए, आपका फिर नाम बढ़ता गया और कहते यार ये तो ही इज अ गुड स्पीकर, और इन्होंने किताब लिखी है, और किताब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वहां से किताब बिकनी शुरू हुई। इश्तिहार से नहीं हुई, इश्तिहार से नहीं हुई कि हम एडवर्टीजमेंट कर देंगे किताब बिकनी शुरू हो जाएगी। देखिए, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्पीकिंग एंड देन दे सेड कि यार ये इतना अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ लिखा भी कुछ अच्छा होगा। तो सब वहां से किताब लोगों ने खरीदी। फिर वर्ड ऑफ माउथ, एक के बाद एक के बाद एक, उसको बताया, एक ने 10 को बताया, 10 ने 20 को बताया, 20 ऐसे सर जाके किताबें। तो इसलिए मेहनत बहुत लगी सब। कोई कहना कि मेहनत के बिना काम चढ़ जाता है, नहीं चढ़ता है। अब क्योंकि आप इस बात कह रहे हैं, इस एक मिली जुली बात में आपकी आगे हो तो मैं शेयर करता हूं। बिल्कुल सर। वो इस वजह से कि जब भी कोई सफलता की कहानी देखता है तो जानते क्या कहते हैं, इसकी किस्मत अच्छी होगी सर, मस्ट बी लकी। तो मेरे को एक माइकल फेल्प्स का एक वाक़या याद आता है। माइकल फेल्प्स ओलंपिक से पहले 2 साल पहले उसका बाजू टूट गया था, क्रैक हो गया था, फ्रैक्चर। तो डॉक्टर ने बोला कि भैया अब तुम पानी में नहीं उतर सकते, और दूसरी बात यह है कि तुम कंपीट कर रहे हो ओलंपिक्स में, अब अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे। सवाल यह है कि तुम्हारी अगर बाजू जुड़ भी जाए तो क्या उसमें दोबारा वो ताकत आ सकती है जो पहले थी?
तो इसलिए कहता है कि अब तुम छोड़ दो इसको। तो माइकल फेल्प्स ने कहा कि नहीं साहब, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा था इसकी, ये मेरे सपने की चीज़ थी। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। वाह। तो साहब उसने कहा कि मैं तैयारी करूंगा, मैं हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पाँव इस्तेमाल करूंगा। उसने प्रैक्टिस करी। 2 साल के बाद बीजिंग में नया इतिहास बना दिया, 8 गोल्ड मेडल जीत गया। तो वहाँ पे प्रेस वाले भी थे। तो किसी ने बोला कि साहब किस्मत अच्छी है, भाग्यशाली दिन है, आप 8 गोल्ड मेडल जीत गए। तो जब उसने सोचा कि किस्मत ने जिता दिया, तो माइकल फेल्प्स को अच्छा नहीं लगा। कहते इधर आओ मैं बताता हूँ किस्मत ने क्या जिता दिया मुझे। कहता है पिछले साल 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है, और आपका गणित अच्छा है तो इसका मतलब 2,500 घंटे हर साल। और गणित और अच्छा है, इसका मतलब होता है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। कहता दोबारा से सुन लो, 8 घंटे डेली बिना एतवार के। कहता है तुम रोज 8 घंटे पानी में बैठ जाओ अगले 4 साल के लिए, कहता तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा। तो पूछता है क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? तो साहब उसने एक जवाब बहुत अच्छा दिया। कहता है किस्मत ने कभी बनी ही नहीं किसी को ऐसे गोल्ड मेडल जिताने के लिए, कभी नहीं। कहता है एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। वाह, क्या बात है सब। कहता है साहब एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, उनसे जाके पूछो किस्मत ने जिता दिया। क्या बात, क्या बात। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं, खास तौर पे क्योंकि हमारी ऑडियंस इंडियन है ना, और हमारे को एक जिस चीज ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है वो ये है हमारा मीडिया। कह रहा हूं कैसे कि आप जब भी देखते हैं, टेलीविजन खोलते हैं तो क्या देखते हैं, एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, और हॉरोस्कोप कहते हैं, हॉरोस्कोप 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 कहते हैं, जन्म तिथि बोलो, कहाँ से बोल रहे हो बोलो, जन्म टाइम बोलो, फलाना बोलो। तो बोले गुरुजी मालूम नहीं, गुरुजी मालूम नहीं, गुरुजी मालूम नहीं। तो एक उनके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो लैपटॉप पे टिक 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 करते हैं। तो बोलते हैं बेटा दूसरा तीसरे के घर बैठा है, तीसरा चौथे घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, दूसरा तीसरे घर में बैठा है। प्रॉब्लम, समस्या, अरे भैया दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो समस्या तो होगी। फिर वो बोलते हैं मंगलिक हो गया, मंगलिक हो गया, मंगलिक हो गया। फिर कहते हैं तेरे पे शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। असर वो घबरा गया वो। अब वो कहता है साहब शनि को उतारने का उपाय क्या है? कहते उपाय ये है, एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, सारा काला काला खोज रहे हैं साहब वहाँ पर। तो साहब मैं तो इस एक बात पूछना चाहता हूँ नीरज जी आपके जरिए कि अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो यार भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर उतराना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। और मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि शनि परमानेंट इंडिया में ही क्यों बैठा रहता है? सब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड कहीं नहीं जाता, यहीं बैठा हुआ परमानेंटली। साहब ये बात आपके साथ में क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, दयानंद की पढ़ें, गुरु नानक की पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया, कभी नहीं किया, बल्कि उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। गुरु नानक की जीवनी देखें आप, उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई की। आप सिखों के परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता, कोई पत्री नहीं मिलाते, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता शादी का। हर सिख की वेडिंग कब होती है? संडे को। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को करते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे कर देते हैं। तो साहब ये आप देखें कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को कमजोर बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं।
और कोई भी गुरुजी बाबा जी स्वामी जी, गुरुजी बाबा जी स्वामी जी मिल जाता है, उसके पाँव पकड़ लेते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं, स्वामी जी क्या करें क्या करें। एक बाबा है, 4-6 हज़ार आदमी लोग हैं, वो बाबा पूछता है कि जलेबी खाई थी नहीं खाई थी, गोलगप्पे खाए थे नहीं खाए थे, चटनी खाई थी नहीं खाई, इसी में ही चक्कर लगे पड़े हैं सब, और उनके पाँव पकड़ रहे हैं। और बाबा जी क्या करें, बाबा जी क्या करें। एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो प्रीत करो, और दूसरा बाबा कहता है बेटा हनी करो हनी करो, और तीसरा बाबा बैठा है हरियाणा में, हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है साहब वो बैठा। तो बात मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती, जिंदगी नीचे भी आती है। हर एक की जिंदगी, मेरी में, आपकी, सबकी जिंदगी में उतराव भी आता है, लेकिन जिंदगी में जिसने कुछ करना है, जब उतार आता है ना, वो एनालाइज करता है कि अगर दोबारा यही हालात आ जाएं तो मैं कैसा व्यवहार करूंगा। अगर जवाब ये है कि वही करूंगा जो मैंने पहले किया था, मतलब कुछ नहीं सीखा। तो उसको एनालाइज करता है और फिर कहता है कि मैं ये सीख ली। जिसने कुछ नहीं करना, जब उतार आता है, वो कहता है कि मेरे स्टार्स जो है, नक्षत्र मेरे को मदद नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फेवरिंग। वो कुछ नहीं सीखता साहब, कुछ नहीं सीखता इससे, वही कुछ करता रहता है। एक आदमी को नीरज जी मैंने देखा, उसने 10 अंगूठियां पहनी हुई थी, नग पहनते हैं ना खूब सारे, कोई कोई उंगली में 2-2 नग पहने थे। तो मैंने पूछा 10 नीचे भी पहने क्या, क्या किया आपने? मैं आपसे इस वजह से बात कह रहा हूं, खास तौर पे हमारी इंडियन सोसाइटी में अंधविश्वास बहुत फैल चुका है, और ये सब बहुत नकली बाबा उनके पांव पकड़ते हैं जिनको जेल में होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए कह रहा हूं कि अंधविश्वास, एक आर्टिकल निकला था इंडिया टुडे में 2018 का जनवरी इशू, जरूर आप निकालिएगा उसको। तो उसमें लिखा था सुपरस्टिशन एंड एस्ट्रोलॉजी, सुपरस्टिशन एंड एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें खास तौर पे लिखा था कि बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की वजह से इंडिया में बहुत सी जगहों में नेचुरल चाइल्ड बर्थ हैज गॉन डाउन बाय 80%, 80% नेचुरल चाइल्ड बर्थ गिर चुका है। और खास तौर पे उन्होंने मेंशन किया उसमें साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, वहां पर अभी भी गूगल करके देख लीजिए, 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ सी सेक्शन की डिलीवरी। तो आपको तो मालूम ही, क्योंकि ये हमने लास्ट एपिसोड में हमारे एस्ट्रोलॉजर भी आए थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला यही टाइम अच्छा है, निकाल लीजिए इसको, बैठ कर लीजिए। और दुख की बात यह है कि आज की तारीख में बहुत से लोग मंदिरों में, रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, आस्था की वजह से नहीं जाते, डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। सर मैं आपका पॉइंट यहाँ समझा, और इसी से ना एक बड़ा गहरा सवाल निकलता है कि यूरोप में जब ये सारा चिंतन चल रहा था, रेनेसां आया, तो नीत्शे ने, आपको जो जर्मन फिलोसफर रहे हैं, नीत्शे ने जब देखा कि जर्मनी 16 हिस्सों में बटा हुआ है, तब वहाँ पर यही सब कुछ चलता था कि जो भी कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। तो जो एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है, अस्तित्ववाद की, कि आप जो हैं, आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। तो नीत्शे का कहना था कि जब तक ईश्वर है, कभी भी इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता। और ये इस चीज़ ने वहाँ के यूथ को एक तरह से मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है। उसके बाद जर्मनी का वहाँ पर यूनिफिकेशन होना शुरू भी हुआ। आप उसी तरह की बात कर रहे हैं कि अगर इंसान ज्योतिष के चक्कर में पड़ा रहता है, बाबाओं के चक्कर में पड़ा रहता है, और उसको लगता है सब ईश्वर कर रहा है, तो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है वो। अगर आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, और सब कुछ सोच रहे हैं कि तो किस्मत में लिखा है, तो फिर आपकी ज़िंदगी बदलेगी कैसे? तो आपको लग रहा है कि उसी तरह की सोच की ज़रूरत आज हमें भी है कि आप भूल जाइए कि कोई और आदमी आपकी लाइफ को डिक्टेट कर रहा है या चला रहा है, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। साहब ऐसा है कि जिस चीज़ ने हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाया है वो है भाग्यवादी नज़रिया। और ये आप वाक्य अक्सर सुनते होंगे, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल सकता। आप देखिए, जो लोग भाग्यवादी होते हैं वो कुछ करके नहीं जाते, कुछ होने का इंतजार करते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भाग्यवादी नज़रिया है उसके साथ एक और भी है,
आप अक्सर कथा में सुनते हैं कि भैया सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ। दुख में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुख में खुशी नहीं होनी चाहिए, सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, मोक्ष हासिल कर लो। यू सी अटेन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। लोग इस स्थिति को हासिल करने के लिए पहाड़ों पे चले गए, नदियों के पास चले गए, जंगलों में चले गए। इस स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग शुड बॉदर यू, आर इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। साहब ये कैसी जिंदगी है? आपको दुख में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुख में खुशी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ आप? आई मीन यू हैव बिकम अ व्हाट? एक जानवर बन गए, पत्थर। जानवर भी तो फील करता है, क्या पत्थर बन गए हो आप? सी, आपके पड़ोसी पर अत्याचार अन्याय हो रहा है और आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हो, खुश में बसी बैठ रहे हो। भैया तो अगला नंबर तो आपका, अगली पिटाई तो आपकी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। तो ये समझते नहीं है और कहते हैं कि वेदों में लिखा है। वेदों में ये सब कुछ नहीं लिखा है सर। इसी आप वेदांता पढ़िए बाय पार्थसारथी, मैंने पढ़ी है साहब। और जो बोलते हैं ना वेदांता में लिखा, मैं क्या दिखा मेरे को वहां पर। सी, वेदांता में बाय पार्थसारथी बहुत अच्छी चीज लिखी है। ही सेड डिटैचमेंट डज नॉट मीन इनडिफरेंस। अलगाववादी पद नहीं लिखा है, डिटैचमेंट लिखा है। जब आप डिटैच हो जाते हो तो आप एक चीज को ऑब्जेक्टिवली देखते हो, इमोशनली नहीं देखते हो। तो उसका समाधान कर सकते हो आप। तो बात यह है कि हाउ कैन थिंग्स नॉट बॉदर यू? इसी भगत सिंह को गुलामी ने बॉदर किया, लड़ाई करी। गुलामी को गांधी को गुलामी ने बॉदर किया, लड़ाई करी। तो गुरु बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह साहब को मुगलों के गुंडागर्दी ने बंद तंग किया, लड़ाई करी। तो बॉदर कैसे नहीं करेगा आपको? तो कैसे नीच इंसान हो जाते हो आप कि दूसरे का दुख देख रहे हो, आप मस्त बैठे हो। तो आप तो बेशर्म हो गए साहब, आप तो नीच हो गए साहब। ये कहानी जो होती है ना कि क्षमा कर दो, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा कर दो, कैसा बेवकूफी है। कोई आपकी बहन को अपहरण करे और बलात्कार करे, दूसरी बेटी भी कर दो, ये कौन सी अकल, क्या बात है? ये तो बेवकूफी है। कौन सी अकल है? दिस इज नॉनसेंस। तो सब ये हम जो कहते हैं ना, इतने सालों से हमारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है। खास तौर पे अभी जब राम मंदिर बना तो मेरे से कुछ लोग आए, आई हैड ए स्पेशल इनविटेशन। तो उसमें उन्होंने पूछा कि राम की सीख, राम का जो निचोड़ है, सीख है, वो क्या सीख है उनसे। तो मैंने कहा भैया 3 चीजें सीखी है मैंने। वो ये है, एक, जो कहते हैं ना लोग प्यार से सारी दुनिया को जीत सकते हो आप, ये गलत है साहब। क्या राम जीत पाए प्यार से सारी दुनिया को? क्या राम जीत पाए रावण को? नहीं जीत पाए ना, तो राम फेल हो गए, नंबर 1। दूसरा कहते हैं टॉलरेंस, सहनशीलता बहुत अच्छी चीज है। तो क्या राम ने कहा मैं बहुत सहनशील हूं, तुम सीता को उठा गए, कोई बात नहीं, मैं दूसरी सीता ले आऊंगा, दूसरी को ले जाओगे तीसरी ले आऊंगा, तीसरी को ले जाओ चौथी ले। बोले ना, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं सहनशील नहीं करूंगा ये पाप को, अत्याचार को। सो ही वॉज नॉट टॉलरेंट। तो राम हट गए वहां से। और तीसरा लोग कहते हैं अहिंसा। बिल्कुल। तो राम ने क्या किया? धनुष बाण निकाल के उसको हत्या की, उसको मारा। अरे नर से वो भगवान तभी बने जब उसने रावण का वध किया था, उसके पहले भगवान नहीं थे, भगवान तब बने थे। तो वो हिंसा थी और सही हिंसा थी और होनी चाहिए थी। तो क्या राम ने बोला समझौता कर लें? क्या बोला बंटवारा कर लें? क्यों झगड़ा करते हो? झगड़ा खराब चीज है। बोले ना, धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता, धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। तो यही चीज सीखने की है। मैंने कहा सीखो,
खाली कथा वाचन पथा सुचन सुन के सब धर्म बराबर हो गए और बैठ के सारे खोपड़ी से उतर निकल रहा है, कुछ नहीं सीखे 5000 साल, कुछ नहीं सीखे आप। वही संदेश गुरु गोविंद सिंह साहब ने किया जब मुगल जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम में। तो क्या प्यार से वो जीत पाए? ना। क्या उन्होंने कहा मैं आपका टेररिज्म बर्दाश्त कर लूंगा? ना। क्या उन्होंने तलवार उठाई? बिल्कुल उठाई। तो बात यह है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जो आपको बर्बाद करने के लिए लगा हो, बहू बेटियों की इज्जत लूटने, कहां लिखा है कि उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको कभी शबी नहीं करना चाहिए? और कहां पे लिखा है कि जब दुश्मन आपकी बहू बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहा हो? ये कहां लिखा है कि उस टाइम भजन कीर्तन करो, मंदिरों में जाके पूजा करो? कहां लिखा है सर? ये झूठ बोल रहे हैं जितने वाचक हैं। आपका कोई नुकसान कर दे उसको माफ कर दो। पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया, उसके बाद फिर आ गया फौज लेके, सारा देश गुलाम कर दिया। तो यही कुछ करना है क्या? महाभारत से कुछ नहीं सीखे, भगवत गीता से नहीं कुछ सीखे। इसी जब कर्ण का पहिया फंसा हुआ था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? अब तीर लगाओ, मारो इसको। अर्जुन ने क्या बोला? कहता ना, ये हमारी वीरता के खिलाफ है किसी निहत्थे के ऊपर वार करना। तो कृष्ण क्या बात बोले? कृष्ण भगवान बोले कि तुम तो एकदम ना समझ हो। अरे भाई, ये निहत्था नहीं है। 5 मिनट पहले ये तीर तुम्हारे पे मार रहा था, तुम मर जाते। नहीं समझते बात? तुम मर जाते। ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन हो चुका है। निहत्थे और शस्त्रहीन में फर्क है। शस्त्रहीन हुआ है तेरी ताकत की वजह से, निहत्था नहीं है। मार इसको, खत्म कर। क्या उन्होंने बोला क्षमा कर दो? नहीं। कहता दुश्मन को नहीं क्षमा कर सकते, ऐसे कैसे कर दोगे आप? तो ये सरासर बेवकूफी है जो कहते हैं आपका कोई नुकसान कर दे, आपका कुछ खराब कर दे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। शर्म, बड़प्पन है, बेवकूफी भी है। वो कहते हैं ना, लोग बहुत जोश से कहते हैं मैं तो देश के लिए मरने को तैयार हूं, देश के लिए मरने को तैयार हूं। किसी जनरल ने बात यह कही थी कि देश कभी खुशहाल नहीं होता, आज़ाद नहीं होता। देश के लिए मरने से आज़ादी नहीं मिलती, हमेशा दुश्मन को मारने के बाद ही आज़ादी मिलती है। समझो आप। तो हम सीखे इतिहास से क्या? कुछ नहीं सीखे। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो भी सीज फायर हुआ वो भी हमारी गलती थी? क्योंकि वो भी तो मौका था दुश्मन को सबक ऐसा है। बहुत लोग जनरल हम लोग के बैठे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं लोग, बट मेरे हिसाब से सस्ते में छूट गए साहब। सस्ते में छूट गए। क्योंकि ये जो पहलगाम में हुआ था सर, ये आतंकवाद नहीं था। नीरज, ध्यान से सुनिएगा, ये आतंकवाद नहीं था, ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जंग थी। क्यों कह रहा हूं मैं इसे? आपसे पूछते थे कलमा आता है? नहीं आता है। नहीं है। आईडी कार्ड देखा, पेंट उतरवाई, तब गोली मारी साहब। पेंट उतरवाई, आईडी कार्ड देखा, तब गोली मारी। अरे सभी आतंकवाद होता तो सभी को मार देते। ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जंग है। आप यही कुछ देखिए, मुर्शिदाबाद में यही हो रहा है, बंगाल में यही। आप बताओ, अपने देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, काफिर हो गया। हम लोग काफिर हो गए ना। पाकिस्तान से मार मार के निकाल दिया, अफगानिस्तान से मार मार के निकाल दिया, बांग्लादेश से मार मार के निकाल रहे हैं, कश्मीर से निकाल दिया। तो एक बात बताओ, ये कमजोरी किसकी है? हम लोग की अपनी कमजोरी है। जो पिछले 10-12 साल से जो शासन चल रहा है, क्या इनको दिखता नहीं? क्या दिखता नहीं? क्या हो क्या रहा है? और खाली ये कहते हैं, एक नया नारे निकालने में बहुत अच्छे हैं साहब। ये कहते हैं बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, बटोगे पटोगे। बांट कौन रहा है सर? बांट कौन रहा है? यही सरकार बांट रही है। बीजेपी सरकार ने ही हम लोग को बांटा भी है। आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये। 1999 में राजस्थान की इलेक्शन थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे,
और वहां जाके उन्होंने जाटों को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया सर। वाजपेयी जी ने बैकवर्ड डिक्लेयर किया। सर जाट कहां से बैकवर्ड हो गए, कैसे बैकवर्ड हो गए, आज तक नहीं हुए। हमेशा इट हैज बीन ए रूलिंग पार्टी, रूलिंग पीपल। वो क्या हुआ, इलेक्शन जीत गए लेकिन देश हार गया। बड़ी बात कर रहे हैं। इलेक्शन जीते लेकिन देश हार गया। उसके बाद हरियाणा में यही तमाशा शुरू हो गया, यूपी में सही शुरू हो गया, दिल्ली में अभी पिछली इलेक्शन में बोल रहे थे जाटों को रिजर्वेशन दे दो। बांट कौन रहा है सर? यही तो बांट रहे हैं जो कह रहे हैं, जो कहते हैं विच इज कॉल्ड ए हिंदू सरकार। दिस इज नॉट हिंदू सरकार। हिंदू का बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। और जिसको दिल आता है भारत रत्न दे देते हैं। इलेक्शन से पहले 5 भारत रत्न मिल गए, वाजपेयी जी को भी पहले मिले। ठीक है, बात बताओ, ये बताइए कि यही कुछ देश तो हार गया साहब। और हरा कौन रहा? यही तो जो चादर ओढ़ के बैठे हैं देशभक्ति का जामा ओढ़ के बैठे हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, और देश के साथ गद्दारी हो रही है सर। ये सरासर देश के साथ लेकिन शिव जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक बहुत आपने महत्वपूर्ण बात उठाई, लेकिन एक चिंताजनक बात जो है एक देश प्रेमी के नाते आपको भी होती है, हमें भी होती है, कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, अमेरिका के भारत को लेकर तेवर बड़े तल्ख हैं, बड़े तीखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बारी बारी ट्रेड डील की धमकी देते हैं। इधर चाइना भी हर वो कोशिश करता है जिससे भारत को दबाए। ये सारी दुनिया में हो रहा है, वो हम बता रहे हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे अंदर पॉलिटिक्स है वो तो छोटे छोटे मुद्दों पर चल रही है। पॉलिटिक्स में कहीं ये चिंता जाहिर नहीं की जा रही कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है, हम कैसे खड़े हों, कैसे देश को मजबूत करें। पॉलिटिक्स तो अभी भी इस बात पर हो रही है कि अच्छा बिहार में जो इलेक्शन होने उसे किस जाति के मुद्दे पर लड़ें, या कर्नाटक में खुद बीजेपी का सांसद कहता है कि अच्छा बाहर का आदमी आया उसे तो कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, जो बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, लेकिन कर्नाटक में उसी बीजेपी का सांसद है वो भाषा की बात कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों की चिंताओं में यहां पर कहीं देश क्यों नहीं दिखता? यहां ये बात क्यों नहीं चल रही कि यार अगर चाइना से हमारे रिलेशन खराब है तो उनसे सारा ट्रेड खत्म कर दो, हम अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे। अमेरिका की या ट्रंप की क्या हिम्मत है जो हमें धमकी देगा, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। यहां तो कहीं कंसेंसस नहीं दिख रहा, यहां तो अलग ही मुद्दे चल रहे हैं। जब तक हम लोग अपने देश के अंदर मजबूत नहीं होंगे, हम बाहर वालों के सामने कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं लड़ सकते। वी कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट एनीबडी। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने पूछा कि अपने देश के लिए हम लोगों को वाई आर वी इंपोर्टिंग कार्स फ्रॉम चाइना से मंगा रहे हैं कार, उनकी गाड़ियां आ रही हैं, BYD आ रही है, खूब बिक रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कहते हैं पहले हम इंपोर्ट करते थे मोबाइल फोन्स, अब हम एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन हो गए। लेकिन 90% जो पार्ट्स उसके अंदर बनते वो सारा चाइना से आ रहा है। एंड वी हैव $100 बिलियन ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड मोस्टली डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। तो हमारे समझ में नहीं आती है कि आप चाइना की इकोनॉमी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे। तो बात यह है, अब यहां पर मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि मैंने एक एडवाइजर थे यहां पर, मैं नाम नहीं लूंगा, PMO के एडवाइजर हैं। तो वो बोलते हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है और यहां से नीचे आएगी हम लोग की पॉपुलेशन। वी हैव अ मेजर पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, मेजर पॉपुलेशन। बिल्कुल। वो उनको ऑफिशियल फिगर 140 करोड़ 150 करोड़ की बात करते हैं, या सरासर गलत फिगर्स है सर। 160-170 करोड़ पे हम पहुंचे चुके हैं। हम लोग कहां पे पहुंचे? 135 करोड़ तो आधार कार्ड इशू आ चुके हैं, और उसके अलावा 15 करोड़ तो ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और 10-15 करोड़ घुसपैठिए आए हुए हैं यहां पर। 5 करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेड फिगर है सर, एक्सेप्टेड फिगर है। तो मैं तो लोग कह रहे हैं कि 10-15 करोड़ इज ए इजी नंबर। तो आप ये एक बात बताइए कि किसी देश के अंदर 10 करोड़ आदमी घुस जाए, इट इज लाइक घुसपैठिए, ये शरणार्थी नहीं है, ये आपके देश पे आक्रमण हो चुका है, आक्रमण। तो बांग्लादेश बर्मा का बॉर्डर चाइना को भी तो टच करता है ना, तो वहां तो कोई भी नहीं जाता है, वो एक जाए तो वहां 4 गोली बढ़ जाएगी साहब। तो यहां पर 10 करोड़ कैसे आ गए? और यहां से सारे फैल भी गए, जम्मा भी पहुंच गए, फलाना भी पहुंच गए, यहां भी पहुंच गए, वहां भी पहुंच गए। और जानते हो हमारे यहां पर सेंटर में ब्लेम क्या करते हैं कि
स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का बॉर्डर टच करता है, वहाँ पे आने देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे करती है, स्टेट गवर्नमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेट इशू है कि सेंट्रल इशू होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेट का इशू है या सेंटर का इशू है? बॉर्डर सिक्योरिटी इट इज अ सेंट्रल इशू, नॉट अ स्टेट इशू। बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए कि वहां पर जो बॉर्डर पे आ रहे हैं लोग, क्रॉस कर रहे हैं, 2000 रुपए देते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार कार्ड बन जाता है, 2000 रुपए देते हैं, इलेक्शन कार्ड बन जाता है। तो सर आपके तो नेता इटली से आ रहे हैं, वोटर बांग्लादेश से आ रहे हैं, और उसको भुगतान के लिए, मरने के लिए आप और हम बैठे हैं टैक्स पे, हम लोग पे। आज एक बात बताऊं, घुसपैठियों को यहां से निकालने के लिए, मार मार के निकालने के लिए, निकाल दो यहां से। मैं आपको सही कहता हूं सर, 30 दिन में देश साफ हो जाएगा, 30 दिन में देश साफ हो जाएगा सर। आप कहते हो कि मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब नहीं है सर। मान लीजिए आप यहां पे रूल करते, आप प्रधानमंत्री होते, आप क्या करते, और कितना टाइम चाहिए आपको देश साफ करने के लिए? मैंने कहा साहब मेरे को सिर्फ 3 महीने चाहिए। इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, मेरे को सिर्फ 3 महीने दे दीजिए, सिर्फ 3 महीने, और मेरे को पूरी हिंदुस्तान की जो फौज है ना, डिफेंस सर्विस, वो मेरे पीछे लगा दो आप, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। आप देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मार रहे हैं, मराठी नहीं बोलेगा, मार देंगे उसको। यहाँ पर ये हाल हो रहा है यहाँ पर। ये हिंदुस्तानी है सर? सर ये हिंदुस्तानी नहीं है। वो मराठी अपने आप को पहले समझते हैं, बंगाली समझते हैं पहले, समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा साहब मेरे को एक काम करो, सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दो, और हिंदुस्तान की पूरी जो फौज है वो मेरे पीछे लगा दो। तो बोले क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो मैंने एक उदाहरण दिया उसको। सर ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। अनडिवाइडेड पंजाब था, जब हिमाचल, हरियाणा सब पंजाब के अंदर था एक टाइम। तो पहला चीफ मिनिस्टर था कैरो, प्रताप सिंह कैरो। तो जैसे पॉलिटिशियन के बेटे होते हैं, को गुंडे हो जाते हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं, तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है, मैं फलाना कौन है। तो उसके बेटों ने भी यही शुरू कर दिया, जिसको आए उसको तंग करना शुरू कर दिया। तो देवर 3 लेडीज, 3 लेडीज थी। तो उनको कैरो के लड़कों ने कुछ तंग किया होगा, परेशान किया होगा। तो इट्स सो हैपेंड बाय चांस उनके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर्स थे। तो एक ने अपने हस्बैंड को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग को तंग कर रहे हैं ये लोग। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि आप वहीं रुको, हम आते हैं। तो साहब मैं आपको नाम ले रहा हूं, उस टाइम कमांडेंट था ज्योति दास, नाम बोल रहा हूं, कर्नल, ही वाज कर्नल ज्योति दास, ही वाज द कमांडेंट। तो उन्होंने ट्रक भरी अपनी सारी फौजियों की, अंदर भर के सब पहुंच गए साहब। वहाँ पर पहुंच गए तो उनको मालूम हो गया कि फौज आ गई सारी, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। वो साहब वो कोई सिनेमा हॉल था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कहाँ पे हुआ था। तो सारे अंदर सिनेमा हॉल के अंदर घुस गए। तो उन्होंने सारा घेर लिया सिनेमा हॉल, और एक एक कुर्सी से उठा के निकाल के उसको बाहर निकाला। सर उनको बाहर ला के उनको इतना मारा, कपड़े फट गए सारे, नंगे करके उसको घसीटते कंटोनमेंट ले गए सब, घसीटते। तब कैरो को मालूम हुआ कि हमारे बच्चे नहीं आए ये वापस। तो मालूम हुआ कि भाई इस तरीके से गदर हो गया है। तो बोले मैं जाऊंगा, कंटोनमेंट जाऊंगा। तब कंटोनमेंट में कमांडेंट तो राजा होता है, ऐसा उसके बगैर तो कोई भी आ नहीं सकता, पुलिस ही नहीं आ सकती वहाँ पर। तो कमांडेंट ने बोला कि उसकी गाड़ी नहीं आएगी, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी नहीं है घर से, अरे गेट आउट, उसको बोलो बाहर कर दे। उसकी गाड़ी कंटोनमेंट एरिया से बाहर खड़े होकर वो पैदल आया सर, पैदल अंदर आया तो मालूम है, देखा कि भाई क्या हो रहा है। तो उसने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, नेहरू था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, कि साहब ऐसे ऐसे मेरे बच्चों को पिटाई हो रही है, मारा मारी हो रहा है। तो नेहरू ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन किया, जनरल थमैया थे उस टाइम। तो जनरल थमैया ने कहा कि मैं भी देखता हूँ, मालूम करें क्या हो रहा है। तो जनरल थमैया ने जरा सब मालूम किया, जब करके नेहरू को वापस फ़ोन किया। कहते हैं नेहरू साहब, अब उसकी जो लैंग्वेज होगी, नेहरू साहब ऐसा है, हमारे जो फौजी थे उन्होंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने सिर्फ अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा की है। और जो लोग अपने बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते, वो देश की रक्षा नहीं कर सकते।
मैं इंटरफेस नहीं करूंगा, वो जो करेंगे करेंगे, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, क्या बात, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। पीएम को बोला। यस, यू स्टे आउट ऑफ इट। सर, ये है लीडरशिप। एक बात बताऊं, कायर और भ्रष्ट कभी देश को महान नहीं बना सकते। दोबारा से कहता हूं, ये कायर और भ्रष्ट कभी देश को महान नहीं बना सकते। ये हमेशा ऐसे ही झुकेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। क्या 370 से पहले लोग नहीं कह रहे थे करके दिखाओ, यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी, तो बह गई। क्या हुआ? इसी तरीके से वक्फ बोर्ड आज चिक चिक कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड हटना चाहिए। जब इनके पास 350 फुल सीट थी, तब क्यों नहीं हटा दिया? जैसे 370 हटा, वक्फ बोर्ड वैसे हटा देते, एकदम हट खत्म हो जाता साहब। कौन से देश में ऐसा कानून है जहां पर आपकी हमारी जायदाद, वी आर नॉट सेफ? अब और इनको अगर ईमानदारी से काम करते ना, इनको 400 सीट मिलती साहब, इनको 400 सीट मिलती। क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया। अब पूरे हिंदू टेम्पल्स जो है आज किसके क्या हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के हाथ में। क्या मस्जिद है? क्या चर्च है? नहीं है। तो फिर हो क्या गया? आप एक बात बताइए, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए यहां पर, इसमें क्यों नहीं हुआ? आपको इस देश में चाहिए यूनिफॉर्म मैरिजेबल एज होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैरिजेबल एज क्या है? आपके लिए, हमारे परिवारों के लिए मैरिजेबल बच्चों की क्या है? 18 है ना, हम लड़की शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी में है, मैरिजेबल एज क्या है? बेस्ड ऑन देयर मेंसेस, उनके जो मेंसेस होते हैं, 9 साल में 10 साल में मेंसेस आ जाए, शी इज मैरिजेबल, बात खत्म होगी। बाय द टाइम दे 18 दे हैव 5 किड्स। तो ये कर क्या रहे हैं? यही का कानून जो है, डू यू नो इवन इन पाकिस्तान द मैरिजेबल एज इज 18 इवन इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि ये लोग काम कर क्या रहे हैं यहां पर? इन्होंने काम ईमानदारी से किया है क्या? इनको चाहिए था ले आते वन मैन वन वुमन, पॉलीगैमी हटा देते। इन्होंने 3 तलाक हटाया कि नहीं हटाया? सर 3 तलाक हटाया ना, क्यों हटाया? क्योंकि दुनिया में पहले हट चुका। नहीं, पहले हटाया नहीं था, कहीं पर तो था ही नहीं, कभी था ही नहीं। बट खाली ड्रामा था कि दे वांटेड टू अपीज कि हमने आपके लिए ये क्या, कम्युनिटी वोट मिलेगी। और वोट कुछ नहीं मिलती साहब इनको, वोट कभी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। खाली तुष्टीकरण से वोट मिली नहीं इनको, कभी नहीं मिली, अब मिलेगी भी नहीं इनको, और मिलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि ईमानदारी से काम नहीं है। दे कुड हैव इमीडिएटली ब्रॉट ए यूनिफॉर्म मैरिजेबल एज, वन मैन वन वुमन, बात खत्म हो गई। पॉलीगैमी हटा देते और तीसरा काम ये करते। तीसरा काम दे शुड हैव डन इज पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। पॉपुलेशन कंट्रोल, यू सी, फैमिली शुड हैव 2 चिल्ड्रन। हम तो फटे जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अब वो तो बताया था प्राइम मिनिस्टर को उसने कि नहीं हम तो स्टेबलाइज हो गए, अब नीचे आ जाएंगे हम, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। अरे यार, इस दुनिया में इंडिया हैज ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, 4% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बट 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर कम हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर। यू नीड इट। ये तो एडवाइजर है सर। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी एडवाइजरी है। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? और काम ईमानदारी से करना हो तो आज घुसपैठिए हैं, बाहर निकाल सकते हैं सब, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले के साथ, एक आईजी थे। लेकिन सर माफ़ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ पर जब एक पाकिस्तानी महिला को जब कश्मीर से भेजा गया वापस, तो वहाँ पर हाई कोर्ट में जब किसी ने ये मामला दायर किया तो हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि नहीं, उस महिला को वापस भारत लाया जाए। अगर सरकार कोशिश भी करती है और मामला अगर अदालतों में चला जाता है और अदालत इस तरह के वहाँ फैसले सुनाती है, तो फिर सरकार भी क्या करे? यहाँ डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि सरकार ने एक साथ गाड़ी में बिठाया और लोगों को भेज दिए। नीरज जी, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप अपने लफ्ज आप वापस ले लीजिए थोड़े। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जब आज अदालत क्या कहती है, अदालत क्या कहती है सर, अदालत 25 साल लगाती है काम करने के लिए। कसब जैसे जो लोग थे आतंकवादी, 10 साल लगाती है उनको
मुर्गे खिलाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। नूपुर शर्मा का क्या हुआ 4 साल पहले, और जिसने उसको मारा, आज 4 साल के बाद आज भी कोई फैसला नहीं है। निर्भय का केस कहते हैं अभी हम फास्ट ट्रैक कर देंगे, 10 साल तो लग गए उसके अंदर। ये जो कोर्ट सिस्टम है ना हमारा, ये क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करती है और ईमानदार सच्चे लोगों को पनिश करती है। दिस इज आवर जुडिशरी सिस्टम। व्हाट आर वी टॉकिंग? जो आपके जज भ्रष्ट दिखते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं सर, यही है। इज दिस जुडिशरी कि हमारी जुडिशरी करती है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल। सीजीआई आज रिजाइन करते हैं, कल राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो अब यू आर हाइडिंग बिहाइंड द जुडिशरी। व्हाट आर वी टॉकिंग? इज दिस जुडिशरी? कैसी बात कर रहे हैं आप? 80 साल लग गए, आज 50 साल हो गए। ये जो सिख राइट्स थे आज तक डिसाइड नहीं हुआ, और उनको कोई डिसाइड 50 साल हो गए। और कश्मीर का केस जो लिया अभी यहां पर, तो कहते हैं नहीं बहुत लंबा हो गया था, लेकिन उससे पहले जो सिख राइट्स थे वो ले लिया, इसको छोड़ दिया। बिल्कुल। व्हाट इज रबिश? व्हाट इज दिस? सर डोंट टॉक अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी तो उसके पास जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी बिल भी आया था, लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसी वहां पर खारिज कर दिया। तो सर एक बात बताओ, जिस देश में शांति भूषण ने जो वकील थे, जो एफिडेविट दिया था लिख के कि 8 out of 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर करप्ट, एफिडेविट लिखा है, नाम दिया है उसने, तो क्या हुआ? ये जुडिशरी। तो आप जुडिशरी की क्या बात करते हो आप? इसी बात ये है, सच्चे लोगों पे झूठे केस लगा देते हैं, लेकिन झूठे लोगों पे सच्चे केस नहीं लगा सकते। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा से बोलता हूं मैं, सच्चे ईमानदार लोगों पे झूठे केस लगा देते हैं, तो झूठे लोगों पे सच्चे केस नहीं लगा सकते। सर क्या बात कर रहे हो आप जुडिशरी की? इसलिए जुडिशरी है कहां पर? बहुत से सीनियर जजेस ने कहा है, सर मेरा सवाल है कि अगर जुडिशरी करप्ट भी है तो भी आप एक डेमोक्रेसी में जुडिशरी सर कहां डेमोक्रेसी है? सर डेमोक्रेसी कहां पर है? अच्छा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी भी नहीं है। कहां है डेमोक्रेसी? यू टेल मी वन थिंग। इसी जहां पर आज की तारीख में वो लोग कहते हैं ना कि आप उसको चुन के भेजते हो, वो क्रिमिनल है, लेकिन चुना तो आप ही ने था ना। नहीं, हमने नहीं चुना था, आपने तो जबरदस्ती उल्टे सीधे ठप्पे लगवा दिए। यहां डेमोक्रेसी नहीं है सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इस वजह से कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में नोटा फाइल किया हुआ है। ठीक है। नोटा पहली पिटीशन भी मेरी थी, और अब मैंने नई फाइल किया है 6-8 महीने पहले कि, और जुडिशरी की देखिए कैसी बात है। उन्होंने जब मेरी पिटीशन फाइल हुई तो उन्होंने कहा कि नोटा होना चाहिए, इलेक्शन उसके कागज पे होना चाहिए, तो नोटा लगा दिया। अगर मान लीजिए आज 90% वोट नोटा को मिलती है, 2% 1% किसी को मिलती है, वो जीत जाता है। नोटा की कोई औकात नहीं है, इट इज जीरो। ये हमारे इंटेलेक्चुअल है सब जुडिशरी में। फिर फायदा क्या हुआ? तो इनसे पूछो ना, जो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं यहां पर, तो उसका जवाब नहीं है सर इनके पास। और जब कुर्सी पर होते हैं कुछ और बात करते हैं, कुर्सी से बाहर होते हैं यही कुछ और बात करते हैं। यही लोगों की बात मैं देख रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने जो नोटा दोबारा से फाइल किया है, इस वजह से किया है, आज की तारीख में आप देखें तकरीबन 50% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस एंड लेजिस्लेटर्स उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं 50%। हाउ डू यू एक्सपेक्ट गुड जजमेंट फ्रॉम क्रिमिनल्स और बैड पीपल? तो हमने कहा है कि साहब नोटा को, आज की तारीख में क्या होता है, 50% 60% वोटिंग होती है हर जगह पर। तो लोग कहते हैं कि साहब मैं अगर वोट करने जाता हूं तो किसको वोट दूं? ये सब अच्छे आदमी लोग नहीं है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, कोई छोटा क्रिमिनल है, कोई फलाना है, तो दे आर नॉट गुड कैंडिडेट्स। अच्छा, अगर वोट नहीं करने जाता तो मैं अच्छा नागरिक नहीं हूं। अब करने जाता हूं तो किसको वोट दिया जाए? तो क्या करता है साहब, दुविधा में फंस जाता है। तो जाके वहां पर या तो जात पे ठप्पा मार देता है, या उनमें से सबसे कमजोर क्रिमिनल होते हैं उसको जिता देता है साहब। अब सबसे कमजोर क्रिमिनल जीत गया, अब उसको मिल गई पावर, उसको ताकत मिल गई। अब जो सबसे कमजोर क्रिमिनल था वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। ही इज गॉट पावर। इज दिस डेमोक्रेसी? Did you want him to win? क्या आप चाहते थे उसको जिताना? Does he represent you?
Is this democracy? Sir, this is the biggest joke of democracy. आप कह रहे हो कि we are the biggest democracy. No, no, no. We are the largest democracy, but are we a good democracy? Is this democracy? This is not democracy. This is rubbish. ये तो सरासर, ये आपने, ये सब, ये देश के नागरिकों के साथ आतंकवाद है. जरा मेरे सब, मैं लफ्ज बोल रहा हूं जो, ठीक है, ठीक है. ये आप देश के नागरिकों के साथ आतंकवाद हो रहा है. दिस इज रॉन्ग. जिसके पास पैसा है, रसूख है, वो निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिसके पास नहीं है वो फंसा रहता है बेचारा. आज 84 करोड़, ये नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दी थी, गरीब बहुत बढ़ गए हमारे देश में, गरीब बहुत बढ़ गए. अरे 84 करोड़ लोग को आप खाना खिला रहे हो, गरीब है तभी ना खिला रहे हो. व्हाई इज दैट? वी हैव टू अंडरस्टैंड. सर, बहुत कुछ ठीक करने को है और ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. बल्कि आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, शायद यू माइट डू अ वेरी गुड जॉब. और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर व्हाट यू नीड? जस्ट पुट देश का हित अपने हित से ऊपर रख दो, आपको सबके जवाब मिल जाएंगे. देखो, कोई एक इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता. आप अपनी टीम बनाते हो. That is how it works. शिव सर, अपने पॉलिटिक्स की बात की और बड़े अपने अच्छे तरीके से बताया कि चूंकि पॉलिटिशियन में कोई इंटेग्रिटी नहीं है, उसी वजह से आज हम जो देश का हालत देखते हैं. और आपने कहा कि लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं है. लेकिन सवाल ये नहीं है कि कोई भी सोसाइटी जिस तरह की होती है, अगर सोसाइटी करप्ट है तो नेता भी तो उसी सोसाइटी से निकल कर आ रहे हैं ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोसाइटी में लोग तो बड़े ईमानदार हैं. कोरोना में हमने देखा कि लोगों ने जो है नमक के पानी को इंजेक्शन बना कर यहाँ पर बेचा कि ये तो असली इंजेक्शन, और 50-50 हज़ार रुपये में बेचा. आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, हर जगह करप्शन है. अगर सोसाइटी ही करप्ट है तो उसी सोसाइटी से तो पॉलिटिक्स निकल कर आएगी. अगर नेता ये कह रहा है कि आप मुझे जिता दो, मैं जीत कर आ गया तो मैं आपको हर महीने 2000 रुपये दे दूंगा, या आपको हर महीने ये चीज़ फ्री में दे दूंगा, और जनता को लग रहा है हाँ ये चीज़ हमें फ्री में मिल जानी चाहिए, तो फिर ईमानदार नेता आएंगे कहाँ से, अगर जनता खुद ही लालची है, यूं कहीं कि मॉरली करप्ट है. लोग इंसाफ चाहते हैं, खैरात नहीं. आप जो कह रहे हो ना कि 2-2 हजार रुपए हम आपको महीना दे देंगे, खरीद रहे हैं वोट 2-2 हजार रुपए, ये रिश्वत है ना. ये आप जो कह रहे हो, हाँ, रिश्वत है, इस वजह से आपको वोट मिलती है. नहीं है सर, वो जमाना चला गया. मैं इलेक्शन को बहुत क्लोजली देख चुका हूं. एक टाइम मैं भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व था. एट वन टाइम मैंने एक चीज देखी है, एक पार्टी 1 रुपए देती है, दूसरी पार्टी 2 रुपए दे देती है, तीसरी पार्टी 3 देती है, वो उसे 4 दे देती है. ये दारू दे देते हैं, वो भी दारू दे देते हैं, वो कपड़े दे देती है, भी जहाँ 4 कपड़े देते हैं. आज की जनता ये है, दोनों तरफ से लेती है, वोट उसको देती है जिसको दिल करता है साहब. तो ध्यान दीजिएगा. इसलिए ये कहना कि बिडिंग प्रोसेस है, दिस इज नॉट द बिडिंग प्रोसेस. इनको किसी पे यकीन है ही नहीं. आप ये टेस्टेड क्रिमिनल है, ये टेस्टेड भ्रष्ट है, ये अनटेस्टेड है, इसलिए अनटेस्टेड को जिता देते हैं. केजरीवाल को कैसे जिताया उन्होंने? उन्होंने देखा कि पिछले 5 साल 10 साल से कांग्रेस भ्रष्ट थी, उससे पहले बीजेपी भ्रष्ट थी. उन्होंने कहा ये अनटेस्टेड आदमी है, ईमानदारी की बात करता है, इसको मौका दे दिया जाए. दे दिया उसको मौका. दिस इज हाउ इट इज एंड लुक एट हाउ इट वेंट. बट आज विकल्प नहीं है किसी के पास. ये लोग परेशान हो पड़े हैं. तो आप जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो ना, आपने आज 35% ऑफ द एडल्ट्रेटेड जो जाली नकली दवाइयां बिकती हैं दुनिया में, 35% इज मेड इन इंडिया. 35%. गो चेक इट आउट. बिल्कुल. सिर्फ दवाइयों की बात नहीं है. आप फल खाना जाते हैं, उसमें मिलावट है, उसमें कार्बाइड डाल देते हैं, उसमें फलाना डालते हैं, कैंसर हो जाता है. दवाइयों में इंजेक्शन डाल देते हैं, तरबूज में इंजेक्शन डाल देते हैं. इसी ऑल योर मेडिसिन, फ्रूट खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड, इट इज पॉइजन. मेनी कंट्रीज वहां पर पेस्टिसाइड जो पॉइजन है वो बैन है, लेकिन यहाँ पर आज भी चल रहा है वो इस तरीके से. तो ये देखिए कि दूध पीते हो यूरिया मिला देते हैं, उसमें पेंट मिलाया हुआ है सर दूध में. और मैं कहाँ पढ़ रहा था कि 10,000 करोड़ लीटर हम हर रोज दूध निकालते हैं, लेकिन 50-60 हजार करोड़ का पनीर बिकता है. करोड़ तो कैसे बच गया पनीर, बिक गया. जहर खिला देते हैं. टेल मी, दिस इज रनिंग एवरीवेयर. आप छोटी सी चीज देखिए,
आप अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपको उम्र कैद मिलती है या फांसी मिल जाती है, लेकिन एक ग्वाला जो है दूध बेचने वाला रोज 1000 आदमी को यूरिया और पेंट मिला के डेली उनका मर्डर कर रहा है, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको क्या 10,000 रुपए 6 महीने की सजा मिल जाती है, काम खत्म हो गया। वो 10,000 आदमी का मर्डर कर रहा है, लेकिन उसकी दिस इज द पेनल्टी। यू टेल मी, आप खुद देखिए कि ये डज इट मेक सेंस, कोई सेंस बनती है क्या? दिस इज डेली मर्डर। बिल्कुल। दवाइयां खाओ, फल खाओ, खाना खाओ, कोई मसाले लो, उसमें घोड़े की कुछ लीद मिलाई होती है, क्या गोबर मिलाया होता, सब कुछ मिलाया हुआ है। अब आपको छोटी सी एक बात बताऊं, आपने कहा कि सारी सब जगह पर भ्रष्टाचारी है। एक बारी कोई मेरे घर आया मिलने के लिए, तो लेट हो गया, तो मैंने भैया पूछा उसको, भैया लेट क्यों हो गए? तो कहता है यार रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहता है मैंने पुलिस वाले से पूछा कि यार क्या हो गया, मेरे को क्यों पकड़ा तुमने? तो कहता है साहब कोई बात नहीं, लंबी छोड़ी बात थोड़ी है, 100 रुपए दे दो, अभी छोड़ देता हूं ना आपको। तो मेरा दोस्त पूछता है कि मैं 100 रुपए किस बात के दे दूं? पुलिस वाले का जवाब सुनो। कहता है सर हमारा मंत्री सिर हिलाने के 100 करोड़ लेता है, मैं तो सड़क पर खड़ा हूं, 100 रुपए मांग रहा हूं। और कहता है वो 2 बार ही सिर हिलाता है मंत्री तो 200 करोड़ हो जाता है, तो मैं तो फिर भी सड़क पे खड़ा हूं। आप एक बात बताओ, क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या दिख नहीं रहा? सब जितने ठेली वाले, रेड़ी वाले, सारे हफ्ता देते हैं पुलिस वाले को, सब देते हैं, हफ्ता देते हैं, सारी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। कैसे हो रहा है? मेरे को एक बात बताओ कि बिना, क्या पुलिस को मालूम नहीं है कहां पर मिलावट हो रही है? उनको मालूम नहीं है कौन सी फैक्ट्री में सारा जाली माल बन रहा है? पुलिस को सब मालूम है, उनकी प्रोटेक्शन की वजह से बन रहा है, और वहां से पैसा ऊपर जा रहा है, जाके पूरा एंड तक जाके पहुंचता है। अब आप बता दीजिए कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है ये, और समस्या आपकी कभी जाएगी नहीं है, इट विल नेवर गो अवे फ्रॉम हियर। और कभी भी समस्या, सभ्यता जो है ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है। बिल्कुल। आपको एक ईमानदार सच्चा आदमी ऊपर खड़ा हो जाए, वहां पर किसी की हिम्मत है साहब कि वो बेईमानी करके दिखा दे, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं। सर पूरे देश में, सारा देश में अगर हिसाब से देखा जाए तो 60, 70, 80 लोग ही जो बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें पूरे देश को संभाल लिया साहब। 70, 80 लोग से ज्यादा है नहीं सर। और मैं एक बीएसएफ के आईजी से पूछ रहा था कि यार कैसे बॉर्डर क्रॉस करके लोग यहाँ पे आ जाते हैं? तो जानते हो मेरे को जवाब क्या देता है वो आईजी? कहता सर हमारे जो बॉर्डर है ना वो बहुत पोरस है, ऐसी ऐसी जगह है जहां पर एक घर, एक मकान है, आधा बांग्लादेश में, आधा भारत में, इधर में है, ऐसा बॉर्डर का दिक्कत पड़ रही है। तो आधा वहां पे, आधा। तो मैंने कहा दिक्कत है? कहता हाँ सर दिक्कत है। तो मैंने कहा अपना उसको दे दो। अरे उसका लोगे तब दिक्कत है ना, जब अपना उसको देने को तैयार हो कि यार ये तू ले ले, अब यहां हो गया मेरा बॉर्डर, तब तो दिक्कत नहीं है ना। कहता नहीं ऐसे कैसे? मैंने कहा सर तेरे को आईजी किसने बना दिया सर? तेरे को समझ में नहीं आती है, तू खाली बहानेबाजी खोज रहा है, यू आर नॉट फाइंडिंग आंसर, समाधान नहीं खोज रहा है। तू अपना उसको दे दे, उसका लेने में दिक्कत है, अपने देने में तो दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा कि देखो बांग्लादेश बना क्या, 1971 में बना ना, तो पूरी पाकिस्तान की सारी 1 लाख फौज तो आपके पास थी वहां पर उस टाइम, सारे तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उस टाइम। बिल्कुल। तो मैंने कहा जहां लाइन लगा देते वही बॉर्डर था, जहां लाइन लगाते वहां बॉर्डर था ना। तो मैंने कहा समाधान तो है। मैंने कहा तेरी से मेरे को समझ में नहीं आई कि तू आईजी कैसे बन गया। डू यू सी मैं क्या कह रहा हूं सर? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी केस। देयर इज आंसर, देयर इज ए आंसर। लेकिन बेईमानी, चोरी, बेईमानी और गद्दारी का जवाब नहीं है। बेईमानी, चोरी, गद्दारी का
और विजन भी नहीं है शिव जी इसमें जो आपने बांग्लादेश की बात की, तो अब बस बांग्लादेश के साउथ में एक आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, आपको बताऊंगा। यूएस काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है उसे लेने की। तो हमारे एक्सपर्ट आए थे जियो पॉलिटिक्स के, मैंने उनसे पूछा कि अगर वो आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है, बनाया तो बांग्लादेश हमने ही, तो हमने क्यों नहीं वो अपने कंट्रोल में ले लिया? इसका मतलब कोई विजन या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई सोच ही नहीं थी 20 साल 25 साल की। तो अगर किसी देश में कोई विजन या सोच ही नहीं है, तो फिर जैसे आपने कहा कि जो बांग्लादेश हम ही ने बनाया, ये भी फैक्ट है, हमारे दर्शक जो नहीं जानते कि आज भी बांग्लादेश से बिजनेस करने के लिए कुछ कॉरिडोर का इस्तेमाल हम करते हैं, और उसका बांग्लादेश हमसे भारी पैसा लेता है। बिल्कुल। जिस बांग्लादेश को आपने बनाया, क्या ये तब आपको नहीं पता था कि हम अगर इसको बना भी रहे हैं तो कम से कम हमारे जो हित हैं वो तो हम सेफ गार्ड कर लें उसको? तो जानते हो, जब 1971 एग्रीमेंट साइन हुआ था बांग्लादेश के साथ, मेरे को किसी अटर्नी ने बताया है, आई विल रिकन्फर्म विद दैट पर्सन, वो कहता है कि साहब उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है that if the minority Hindu community is not protected और उनके ऊपर अत्याचार हो जाए तो इंडियन आर्मी कैन मूव इन टू बांग्लादेश विदाउट परमिशन। ये लिखा हुआ है, लेकिन हुआ तो नहीं कभी। ये अभी वहां पर क्या हुआ, खड़े होकर सड़क पे जो हिंदू दिखता है मार देते हैं उसको। इस्कॉन टेम्पल का जो प्रीस्ट था उसको मार दिया। उसने शाम को इफ्तियार का उन्होंने अपना सबका खाना रखा हुआ था, सबने खाना खाया, खाने के बाद उसको मार के और प्लेट में उसका सिर रख दिया वहां पर। ये क्या हमारे यहाँ पर जो ठेकेदार हैं यहाँ पर हिंदू धर्म के, उनको दिखता नहीं है? ये ठेकेदार मैं बोल रहा हूँ, ठेकेदार हिंदू धर्म के, यही तो गद्दार है साहब। कोई बोला नहीं, ना हमारी सरकार बोली, ना कोई बोला, किसी ने कुछ नहीं किया। दिस इज व्हाट इट इज। सो मैं आपसे भाई कह रहा हूं कि देयर इज ए वे आउट, रास्ता हर चीज का है। अगर आप निकालना ही नहीं चाहते, अपने देश के साथ गद्दारी करना चाहते हो, तो कोई कौन रोकेगा? नोबडी कैन हेल्प यू विद दैट। सो अब आप ये तो हो गई करप्शन की बात, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, और करप्शन दूर हो सकती है। भारत पहला देश नहीं है जहां पर करप्शन थी। आप देखो, इंग्लैंड में थी, सिंगापुर में थी। सिंगापुर को आजादी मिली 1965 में, और वहां पर इट वाज अ ड्रग कैपिटल ऑफ एशिया। वहां पर चरस गांजा सिर्फ बिकता था और कोई काम नहीं होता था बिना रिश्वत दिए। 65 की बात कर रहा हूं मैं आपको, कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज देखिए, इट इज कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपका तो खुद का ऑफिस भी है? मेरा ऑफिस भी है। लेकिन बहुत से लोग ये जानते हो क्या कहते हैं, खास तौर पे पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट है, ये जिसने कुछ नहीं करना ना, वो ये ही कहेगा, नहीं साहब वो तो छोटी सी जगह है, हमारा तो करोल बाग उससे बड़ा है, हमारा फलाना बड़ा है, ये बड़ा है, उसकी तो वो तो कर सकते हैं सर। तो मैंने कहा यार तुम खाली करोल बाग में करके दिखा दो यहाँ पर। हाँ, तुम यहाँ पर एक ही सिंगापुर बना लो, तो खाली करोल बाग पकड़ लो ना। सही बात है, तो खाली करोल बाग कोई ठीक कर लो ना यार तुम। ये झूठ बोलते हैं, बेईमान है, ये बेईमान है साहब। ये अब कहते नहीं हमारा सिस्टम खराब ना, सिस्टम नहीं, तुम बेईमान हो। तुमने सिस्टम खराब किया है और तुम चाहते हो सिस्टम खराब रहे, क्योंकि खराब सिस्टम में चोर पकड़ा नहीं जाता। बिल्कुल, ईमानदार सिस्टम में चोर पकड़ा जाएगा। मैंने कहा बेईमान तुम हो, सिस्टम नहीं है साला, तुमने बनाया सिस्टम। और मैंने कहा जब आप बात करते हो ना कि छोटी सी जगह है, अरे 5 आदमी का परिवार अगर सिस्टम ना हो, 5 आदमी का परिवार नहीं पाल सकते ठीक से। क्या बात क्या कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया। What are you talking? You are talking rubbish and nonsense is my word. तो इसलिए ये जो बात करते हैं ना, कोई बदनीयत हो और गद्दारी है, दिस इज व्हाट इट इज। खाली कवच पहन के बैठे हुए हैं अपना, बाकी देश का हित उनके अंदर नहीं है। और हम लोगों के अंदर इतनी तंग दिमागी हो चुकी है, अपना रीजनलिज्म इतना हो चुका है। नेशनल एड्रेस करते हैं, बंगाल में लीडर करते हैं, आमी बांग्ला बोलची, मैं बांग्ला बोलेगा। नेशनल एड्रेस हो रहा है लेकिन आई विल स्पीक बांग्ला, बांग्ला भी हमारे बांग्ला सब सुनेगा। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मराठी नहीं बोलोगे बाहर निकाल दो। तो एक काम करो, जितने मराठी सारे बाहर हिंदुस्तान में है उनको वापस भेज दो, मराठी में भेज दो, बाहर निकालो उनको। तो ये क्या तमाशा है? अब ये तमाशा हो गया है कि वहां पर भी जो नेता है कहते आई एम गिविंग ए नेशनल एड्रेस बट आई विल स्पीक इन मराठी ओनली। ये वहां पर इतना सा रीजनल हो चुका है कि आप मुझे एक बात बताइए, आजकल वो जो स्पीच खत्म करते हैं ना, उसमें करते हैं जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे। मैं क्या बॉम्बे से क्यों रुक गए?
जय अंधेरी कर दो, जय जुहू कर दो, जय नारीमान पॉइंट भी कर दो, जय लखनऊ कर दो, जय लखनऊ के अंदर वो दूसरा शहर भी जोड़ दो। यार जय हिंद को क्या हो गया? एक खाली जय हिंद था यार, एक तो खाली जय हिंद था, तुम्हारे को हो क्या गया? इस सरासर इनके अंदर गद्दारी, बेईमानी, छोटापन, तंग दिमागी, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को वहां पर अरबपति बना रहे हैं। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। इट इज वेरी क्लियर। सिर्फ पूरे सारे देश में 60-70 गुंडे हैं जिन्होंने सारे देश को संभाल के रखा हुआ है सर। इन्हीं को 60-70-80 लोगों को ठीक कर दो, देश लाइन पे 5 मिनट में ठीक हो जाएगा सर। तो शिव सर, आप जैसे, मैं बहुत अच्छे से आपकी बात समझ गया, जैसे आप किसी भी आदमी को जब मोटिवेट करते हैं तो कहते हैं आदमी मोटिवेशन से नहीं बदलता, उसे एक एक्शन प्लान भी बताना पड़ता है कि अपनी हैबिट्स बदलो, इस रास्ते पे चलो तो आप सुधरोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको भारत के लिए कोई एक्शन प्लान बताना हो, एक ऐसा कंट्री जिसमें इतनी सारी ज़बानें हैं, ज़बानों के नाम पर भी लोग लड़ रहे हैं, रिलीजन के नाम पर भी लोग लड़ रहे हैं, एथनिसिटी के नाम पर भी लोग लड़ रहे हैं, अगर इस देश को एक विकसित या डेवलप कंट्री बनना है यूएस की तरह या बाकी देशों की तरह, तो उसके लिए अगर आपको कोई एक्शन प्लान बनाना हो तो क्या होगा वो? सबसे पहली चीज ये है, यू नीड ए क्लीन ऑनेस्ट पर्सन, एक लीडर जो ईमानदार होगा, क्योंकि जो भी जैसा लीडर होता है वैसे ही अपनी टीम। तो अभी जो लीडर आप उनको ऑनेस्टली मानते हैं? सुनिए, देखिए, अक्सर आप सुनते हैं कि लीडर बहुत अच्छा है लेकिन उसके एडवाइजर खराब है। ठीक है, ये बहुत आम बात कही जाती है। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि भैया एडवाइजर चुनता कौन है? लीडर। हमेशा लीडर अपने एडवाइजर खुद ही चुनता है। देखिए, कहीं भी बदलाव होगा, अभी अमेरिका में लीडरशिप चेंज हुई, एडवाइजरी चेंज हो गई, इंडिया में चेंज हो गई, ऐसे चेंज हो गई, रिलीजियस लीडर, सोशल लीडर, एनीवेयर कहीं पर भी देखते हैं, कॉर्पोरेट लीडर चेंज हो गया, एडवाइजरी टीम पूरी चेंज हो जाती है सारी वहां पर। तो मैं ये कहता हूं कि साहब देखिए, एडवाइजर हमें वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, एडवाइजर हमें वैसे मिलते हैं जैसे हम खुद होते हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी होगा, उसका वकील बेईमान होगा, उसका अकाउंटेंट बेईमान होगा, उसी को चुनेगा। एक ईमानदार व्यापारी होगा, उसका वकील ईमानदार होगा, उसका अकाउंटेंट भी ईमानदार होगा। यू नो, उसके लेवल ऑफ कंफर्ट्स। हमें दुनिया में दोस्त वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, दोस्त वैसे मिलते हैं जैसे हम खुद होते हैं। एक कंफर्ट लेवल होता है साहब इसमें। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे। एंड सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वी नीड वन गुड लीडर, उसके बाद वही लीडर जो है अपनी पूरी टीम अच्छी चुन के लेके आगे बढ़ सकता है। बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और जब आप बात करते हो भ्रष्टाचार की, जुडिशरी की बात करते हो, इन सिंगापुर पिछले साल या साल 2 साल पहले देयर वाज वन मिनिस्टर हु वाज फाउंड करप्ट, ही वाज पुट इन जेल। एंड उसका करप्शन का चार्ज क्या था? किसी ने एक साइकिल किसी को दे दी थी, साइकिल, एंड शायद एक जगह से दूसरी जगह पे प्राइवेट प्लेन में उसने एज ए ट्रेवल किया था एज कॉम्प्लीमेंट्री। दिस वाज द चार्ज, दिस वाज द चार्ज, दिस वाज द ओनली चार्ज, बताइए। एंड ही वाज पुट इनटू जेल, ही वाज कन्विक्टेड। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। चाइना में 2 या 3 साल की पुरानी बात है, एक मंत्री को करप्ट फाउंड किया, 20 करोड़ 30 मिलियन डॉलर किसने, ही इज हैंग्ड, खत्म हो गया, ही गॉन। डू यू नो द करप्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, हम लोग का बढ़ चुका है, हम लोग पहले से ज्यादा करप्ट हो चुके हैं। आवर नंबर्स हैव गॉन अप एंड चाइना's number has gone down। वो जितने करप्ट थे उससे कम हो चुके हैं। और आपने चाइना का सवाल उठाया, दूसरे देशों का उठाया कि हम कैसे विकसित हो सकते हैं, हाउ कैन वी कम टू। सर, चाइना ने जो 10 साल में काम किया है, हम 100 साल पीछे हो गए। वो लोग तो सर 14-16 घंटे काम करते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ आपको? बिल्कुल। वो उनको काम करते हैं, वहां पर काम चोरी की सिस्टम ही नहीं है वहां पर। एंड सबसे बड़ी चीज ये है,
उनके अंदर देश के लिए भावना बहुत ज्यादा है, पेट्रियोटिज्म, दोबारा कहता हूं, उनके अंदर देश के लिए भावना जो है ना, उसने उनको बढ़ाया है। इट इज नॉट नंबर ऑफ आवर्स। अब ये आप देखिए जापान क्यों विकसित हुआ, जापान तो खत्म हो गया था। हाँ बिल्कुल। जब एकदम विकसित कैसे हो गया, तो मैं हाल ही में जापान गया लास्ट ईयर, तो वहां पर जिन्होंने हमारे को होस्ट किया था, इज ए पर्ल डीलर, वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो उनकी फैक्ट्री में गए, 4-5-6 लोग काम कर रहे थे वहां पर। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये लोग 6 लोग काम कर रहे हैं, ये पर्ल इज अ हाई टिकट आइटम, महंगी चीज होती है, तो इनका क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? कहता है खुद करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो बना रहे हैं लेकिन क्वालिटी कंट्रोल करता है। कहता नहीं यही करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये गलती करते हैं तो इसको कौन कंट्रोल करता है? कहता नहीं करते गलती। वाह। मैंने कहा भैया, कहते गलती नहीं करते, कहते हैं दे लिव बाय वन फिलॉसफी, टू डू द राइट थिंग फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। वाह। टू डू द राइट थिंग फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। और कहता है इनके अंदर, जापानियों के अंदर 3 चीज एकदम खून के अंदर भरी हुई है, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, हार्डवर्क। 3 चीज, इंटेग्रिटी ईमानदारी, लॉयल्टी वफादारी। जिसके हाथ काम करेंगे उसकी थाली को छेद नहीं करेंगे, वहां पर ईमानदारी से काम करेंगे, जान दे देंगे वहां पर, लेकिन उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। एंड हार्डवर्क, मेहनत, दिस इज, and mehnat to the extent that it has become a negative now, because it has become a negative in Japan, because people are feeling depression also उसकी वजह से, और रात को दारू पी के गिर जाते हैं इधर उधर, बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो वो दिक्कत है। बट व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, कि मैं वहां पे दुकान में गया, तो वहां पर मर्चेंडाइज पड़ी थी, वहां पे उसके ऊपर प्राइस टैग लगा था और एक साइड पे डिब्बा लगा हुआ था, तो आप सामान उठाइए वहां पे और पैसे देके चले जाइए। तो मैंने अपने होस्ट से पूछा कि भैया ये अगर कोई मान लीजिए कोई कम है, बड़ है, पैसे नहीं डालता है, कुछ है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई देयर इज नथिंग हियर। कहता है सर ये ऐसे कैसे होता ही नहीं। मैंने कहा अकाउंटिंग वगैरह कैसे करते? कहते सर गलती पर होती नहीं, प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये चीज इनके दिमाग में जाती नहीं है सर, आती नहीं है कभी भी। एंड डू यू नो, पूरे जापान में कोई जमादार नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको मालूम है पूरे जापान में देयर इज नो स्वीपर, जमादार कोई नहीं है, और पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन भी नहीं है, और कोई पब्लिक प्लेस में डस्टबिन भी नहीं है, और पूरे कंट्री में डस्टबिन नहीं है, क्योंकि वहाँ हर आदमी अपना जो भी कचरा खुद अपने पास रखता है, अपने पॉकेट में डाल देता है, घर जाके ये सब। एक बात बताऊं आपको, ये सब यहाँ पे लागू हो सकता है, हर चीज लागू हो सकती है। और ये जो मैं बताऊं ना आपको कैसे कैसे करते हैं, यही जो सारे मंत्री, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और व्यापारी लोग सारे बाहर जाते हैं ना, बाहर जाके गंदा नहीं करते। मैंने किसी को नहीं देखा है सिंगापुर में जाके वहां कूड़ा फेंके, किसकी हिम्मत नहीं है सर, पेनल्टी बहुत ना किसी की हिम्मत नहीं है। मैं देखता हूं वहां क्यों नहीं फेंकते, जानते हो क्यों? कि वहां पर कानून लागू होता है, हर देश में कानून है टू अगेंस्ट लिटरिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वहां लागू होता है, यहाँ लागू नहीं होता है। यहाँ पर तो कानून उसका है जिसके पास 4 पैसे हैं, उसका कानून है, उसने कानून खरीदा हुआ है। सो देयर इज ए बिग इशू। हम लोगों ने अपने नागरिकों के ऊपर वाकई में वी आर टेरराइजिंग आवर सिटीजन्स। ये देश में हम लोग अपने देश में टेरराइज कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एक समाधान बताता हूं कि व्हाट इज द आंसर, इसको सोल्यूशन क्या है। ठीक है, हमारे देश में जुडिशरी सही हो जाए तो बहुत काम सही हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं कि 50% पार्लियामेंटेरियंस इधर उधर दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अगर जुडिशरी ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो क्या एक भी क्रिमिनल पार्लियामेंट में जा सकता था? पहले तो जाता ही नहीं वो। दिस इज वन बिग थिंग हियर। सही बात। अच्छा, दूसरा, यहां पर इट प्रोटेक्ट्स द क्रिमिनल, पेनलाइजेस द ऑनेस्ट पर्सन। आप देखें कि पिछले 10-15 साल से 35%, 35% ऑफ सीट्स इन द जुडिशरी आर लाइंग वेकेंट, खाली पड़ी हैं। 35%।
इनको कोई आदमी नहीं मिलता, रजिस्ट्रार नहीं मिलता, जज नहीं मिलता, क्या इनको काम नहीं मिलता, इसे 150-200 करोड़ आदमी से इनको आदमी नहीं मिलता कि वो बैठाने के लिए। व्हाट इज दिस? दिस इज सारी सरासर हमारी गवर्नेंस फेल हो चुकी है। दिस इज बैड गवर्नेंस, नथिंग एल्स। और तीसरी बात आपको बताऊं, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, समाधान की बात क्या है? आप देखें, आज की तारीख में 25 साल लगते हैं केस को डिसाइड करने के लिए, और 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसी स्टेट से अगर क्लियर होते चले जाएं तो 350-400 साल लग जाएंगे सारे बैकलॉग क्लियर करने के लिए। 350-400 साल। मुझे एक बात बताओ, इन लोगों में कहीं पर ईमानदारी होती तो होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब कुछ 3 शिफ्ट चलती है। सर, कोर्ट को 2 शिफ्ट क्यों नहीं चला देते? हर कोर्ट को 2 शिफ्ट चला दो साहब। कोई नया कोर्ट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। सुबह 8 से लेकर 4 तक और 4 से लेकर रात के 12 बजे तक। सर, खाली 2 शिफ्ट कोर्ट चला दो सर, आप डबल आपकी कैपेसिटी और एक नया कोर्ट नहीं बनाना आपने, कोई नया, नॉट वन। कभी इमरजेंसी होती है तो दूसरे देश का लड़ाई होती है, हर रिटायर्ड फौजी को बुलाया जाता है, जानते हो? एवरी रिटायर्ड फौजी इज कॉल्ड बैक। सर, यहां पर इनको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको खाली 2 शिफ्ट चलाना है, कुछ भी नहीं करना। और आप देख लीजिए, जितनी हॉलीडेज कोर्ट्स में होती हैं, जज आगे पीछे करता रहता है। मैं इनको तो एक कानून बना देना चाहिए कि भैया 1 साल से ऊपर आप कोई अगर केस लोगे तो यू हैव टू गिव अ एक्सप्लेनेशन, व्हाई डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू डू इट। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो सर रजवाड़े हो गए, जो पुराने रजवाड़े थे, जिसको चाहे दिल कर दिया, अंदर कर दिया, बाहर कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि खाली जिसके पास कोर्ट में जाते हो डेट मिलती है। मैं तो डॉक्टरों को बोलता हूं, मैंने कहा भैया अगली बारी कोई जज आ जाए तो इलाज मत करना, डेट देना उसको उसको डेट दो। बिल्कुल सर, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपको, और अगर चाहे तुम इसी से मैं समाप्त भी कर सकता हूं। मेरे को एक जगह पर एड्रेस करने के लिए बुलाया। देयर वर अबाउट 1000 डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरे पहले कुछ बोलने वाले वक्ता थे, ही वाज फ्रॉम नीति आयोग, अब नाम नहीं लूंगा, बड़े नाम थे। तो वो खूब अपना गर्व से बोल रहे थे कि हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ा है, हाईएस्ट जीडीपी हो रहा है, हाईएस्ट जीडीपी हो रहा है, 6.3%, 6.9%, ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे कि बहुत जीडीपी बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ पर 6 लाख करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, फलाना लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। खैर, उन्होंने बोलवा लिया। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने कहा एड्रेस करने के लिए। तो मैंने पहली चीज़ तो उनको नीति आयोग साहब को कही कि देखिए, आपने जो कहा है सही कहा है, और जीडीपी चाहिए देश को उन्नति के लिए, स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए उन्नति के लिए, एक्सेप्टेड। बट आप तो एडवाइजर हो ना प्राइम मिनिस्टर के, नीति आयोग तो एडवाइजर करता है। मैंने कहा सर, एक छोटी सी चीज यहां से लेके चले जाना और प्राइम मिनिस्टर तक तो पहुंचा देना जरूर, कि देश और संस्था कोई भी हो, कभी नहीं बनती स्किल डेवलपमेंट पे, हमेशा बनती है चरित्र डेवलपमेंट पे। वाह। इट इज नॉट स्किल दैट बिल्ड्स अ नेशन, इट इज कैरेक्टर दैट बिल्ड्स अ नेशन। मैंने कहा कि इफ देयर इज एक डॉक्टर होगा हु इज स्किलफुल, वेरी स्किलफुल, बट चरित्र मिसिंग होगा, हाँ। तो वो क्या करेगा? यूजलेस सर्जरी करेगा, यूजलेस प्रोसीजर करेगा। उसके लिए एक बीमार आदमी एक पेशेंट नहीं है बल्कि टारगेट है साहब वो। दूसरा, एक स्किलफुल वकील होगा लेकिन चरित्रहीन होगा, जो चीज 5 हियरिंग में खत्म होने वाला है 500 हियरिंग लटकाएगा साहब। एक स्किलफुल जज होगा लेकिन चरित्रहीन होगा, वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। ही विल गिव मी जजमेंट्स, नो जस्टिस। एक स्किलफुल आईएएस आईपीएस ऑफिसर होगा, चरित्रहीन होगा, वही माफिया गुंडा बन जाएगा सब।
और देखते हैं हम लोग। बिल्कुल। और मैंने कहा कि एक स्किलफुल पॉलिटिशियन होगा लेकिन चरित्रहीन होगा, वो अपनी माँ को खड़े होके बेच देगा साहब। वो बिकता है, दिखती है यहाँ पर भी, अपने देश में भी तो बेच रहे हैं सबको। तो मैंने उसको एक बात कही कि भैया इतने लाख करोड़ रुपया लगा रहे हो, स्किल डेवलपमेंट स्कूल बना रहे हो, ये कर रहे हो रे। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, रावण तो बहुत ज्ञानी था ना, बहुत ज्ञानी था वो, लेकिन क्या मिसिंग था? चरित्रहीन था। तो मैंने कहा आप इतने स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो और चरित्र निर्माण नहीं कर रहे, खाली रावण पैदा कर रहे हो। सर आपका कुछ नहीं होने वाला, और आप ही अगर एडवाइजर हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस एडवाइजरी, गेट दिस मैसेज टू द प्राइम मिनिस्टर। सर इसमें कोई पीएचडी नहीं चाहिए, इसको कोई एमबीए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम लोग कहाँ पे हैं, कैसे चल रहे हैं। आप एक बात देखो, ये जब चाइना की आपने बात कही, उनके ब्रिजेस पुल जाके देखो कहाँ से कहाँ बना दी उन लोगों ने, कैसे कैसे नदियाँ पार पर के। दे आर द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, दे हैव सरपास्ड अमेरिका। अमेरिका पीछे छूट गया सर, अब वो जमाना चला गया। बट यहाँ पर क्या होता है, इसी टर्मिनल 1 पिछले साल खुला, मार्च में खुला, मई में गिर गया वो, गिर गया। और मई में दोबारा से रिपेयर किया, बारिश आई तो फिर गिर गया। अब यहाँ पर सड़क बनाते हो, पहली बारिश आती है खड्डे हो जाते हैं। यहाँ पर झारखंड में 15 ब्रिज बने, 12 गिर गए। और वहाँ पर झारखंड में एक और चीज हो गई, जानते हो, फ्राइडे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ हॉलीडे। बिल्कुल, कुछ जगहों पर फ्राइडे। ये क्या पाकिस्तान है क्या? कहाँ पर बैठे हो हम लोग? सर हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ? आपको मालूम है, हमारे को मालूम है क्या हो रहा है। क्या सेंटर में इनकी इंटेलिजेंस को कुछ को मालूम नहीं है? आप बताइए कि जो हाल वेस्ट बंगाल में चल रहा है, इनको तो 10 साल पहले वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था सर, काम खत्म हो जाता। लेकिन हिम्मत नहीं है सर, इनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। सर समाधान है, देयर आर वेज प्रोवाइडेड वी वांट टू डू इट। सो देयर आर वेज हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इट इज द राइट वे। सो देयर इज नो आंसर। मैं आपको एक और PIL में फाइल करने जा रहा हूँ, एक और उसका बताता हूँ आपको कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहीं पर है। तो मैं PIL जो फाइल कर रहा हूँ वो ये है कि एक समाधान ये है टू डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। पोल्यूशन कहाँ से आती है, यू वांट टू कंट्रोल दैट। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि हिंदुओं के अंदर डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज होती है कि क्रिमेशन करते हैं, तो क्रिमेशन में लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है। एंड पैन इंडिया सर एक क्रिमेशन में 350 से लेके 400 किलो तक लकड़ी लगती है, 350 से लेके 400 किलो तक। एंड ये WHO की रिपोर्ट बता रहा हूं, उसमें लिखा था कि 60 मिलियन ट्रीज आर चॉप्ड बिकॉज ऑफ क्रिमेशन। 60 मिलियन कितना होता है? 6 करोड़ 6 करोड़ पेड़ कटता है साहब फॉर क्रिमेशन पर्पसेस। तो मैंने कहा साहब पूरे हिंदुस्तान में बिजली आई हुई है, आप इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम का एक कानून क्यों नहीं बना देते कि इसको सब, इसी 6 करोड़ पेड़ कट रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फ्लड्स बढ़ते हैं, इसके लैंड सब गिर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, बीमारी फैल रही है, वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, मेल न्यूट्रिशन हो रही है, एवरीथिंग। बट व्हाई कांट वी डू दिस? इट्स अ फंडामेंटल राइट। नाउ दिस इज क्रिमेशन फॉर द हिंदूज, दे शुड डू इट। और मैंने चेक किया है रिलीजियस लोगों को बुला के जिनको वेदों का ज्ञान है कि भैया मेरे को बता दो कहां लिखा है कि खाली लकड़ी से क्रिमेशन होनी चाहिए, कहां लिखा है, किस कहां पे? कहीं नहीं लिखा। जो लिखा है हमारे ग्रंथों में लिखा है मुखा अग्नि मिलनी चाहिए, मुख में अग्नि मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल। बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने कहा कहां लिखा है? तो व्हाई डोंट यू डू दैट? दिस इज ह्यूमन राइट्स इशू। अच्छा, अब दूसरी चीज,
नॉन हिंदूज की डेड बॉडीज क्रिमेशन के लिए क्या, क्रिमेशन नहीं, उनको डिस्पोजल कैसे करनी चाहिए? अब देखिए, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वो सब कहते हैं से हमारे सब बेरियल ग्राउंड खत्म हो गए, और जमीन दे दो, और जमीन दे दो, और जमीन दे दो। क्या सारा हिंदुस्तान को यहाँ पर शमशान घाट बना दें, यहीं पर बेरियल ग्राउंड बना दें क्या? तो देर आर बहुत से देश हैं जहां पर जमीन ही नहीं है। जर्मनी है, इंग्लैंड है, वहां पर है, दे हैव नो लैंड। वहां पर कानून क्या? सिंगापुर में जमीन नहीं, इतने से 2 देश है, तो वहां पर कानून क्या है? वहां पर कोई इंसान मरता है, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, एनीथिंग, वहां पर द कानून इज दैट हर 15 साल वो ग्रेव को रिसाइकल कर देते हैं सर। ऑल ग्रेव्स आर रिसाइकल्ड। तो मैं कह रहा हूं कि हर जगह समस्या है, दुनिया में हर जगह समस्या है, बट दे हैव फाउंड आंसर। तो यहां पर हमको प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, इंटेंट नहीं है सर, नियत खराब है, गद्दारी भरी हुई है। सो मैं आपको तो जवाब दे रहा हूं सर, कानून लिखे हुए हैं, चेक इट, गूगल इट। सो मैं इसी तरीके से ऐसे 10 और कानून है, 10 और कानून है, यू कैन सॉर्ट इट एंड दिस अ सॉल्यूशन। तो सर रास्ते बहुत हैं बहुत रास्ते, बट नियत नहीं है। सैडली दुख की बात यह है कि गुड लीडरशिप इज मिसिंग टुडे। शायद नेताजी के बाद इस देश में कोई अच्छा लीडर आया ही नहीं सर। नेताजी के बाद इस देश में कोई अच्छा लीडर आया ही नहीं। अब आप कहेंगे कि पटेल बहुत बड़े लीडर थे, यस, पटेल आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड सेकंड पर्सन आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इज अंबेडकर साहब। मैं जितना पढ़ता हूं अंबेडकर के बारे में, उससे बढ़िया लीडर कोई नहीं था साहब, बहुत अच्छे लीडर थे। शिव सर, आखिर में एक टिप्पणी, जो सारी आपने बात की है इस चीज पे डिपेंड करती है कि देश का यूथ क्या चाहता है और देश को कैसे बदलना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है आज की तारीख में यूथ खुद कई तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। भले हम कहें कि मोबाइल ने डिस्ट्रैक्शन बढ़ा दिया है, या उसको लग रहा है कि सब कुछ ही हासिल मुझे कर लेना क्योंकि आसपास इतनी टेम्पटेशन है। यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी को अगर पटरी पे लाना है, डिप्रेशन से बचना, आपने तो बड़ी खूबसूरत एक किताब भी लिखी है इस पर, लिव वाइल यू आर अलाइव, है ना, ताकि तनाव रहित होकर आप ज़िंदगी को कैसे जिए। यूथ के लिए आखिर में आपका क्या मैसेज? तनाव से रहित तो कोई इंसान नहीं हो सकता, लेकिन तनाव को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ये जरूर किया जा सकता है। और तनाव वाकई में बहुत बढ़ चुका है, इट हैज़ गॉन अप बाय 400%। एंड अमेरिका की जो स्टैटिस्टिक्स बताता हूं आपको, एवरी 4th पर्सन, हर चौथा आदमी इज ऑन एंटी डिप्रेशन पिल्स इन अमेरिका, एवरी 4th पर्सन इन अमेरिका। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। और यूथ को खाली एक ये सबसे बड़ी चीज दिक्कत है कि अल्टीमेटली मैं कई लोगों से सुनता हूं कि सर मैं सोशल वर्क करना चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत गंदी गेम है, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूं, लेकिन सोशल वर्क करना चाहता हूं। मैं ऐसे लोगों से बहुत घृणा करता हूं सर। आप कहते हो घृणा करते हैं? हाँ, ऐसे लोगों से मेरे को नफरत होती है, ऐसे लोगों से सुन के ये बात करते, मैं सिर्फ सोशल वर्क करना चाहता हूं लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि भैया आप सोशल वर्क और पॉलिटिक्स को अलग कैसे कर सकते हो? भैया जो पानी हम पीते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है, जो सांस हम लेते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है, हमारे बच्चे जो एजुकेशन हासिल करते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है। अलग कैसे कर सकते यार? तुम पढ़े लिखे बेवकूफ हो क्या? पढ़े लिखे बेवकूफ हो? व्हाट आर यू? यू कैन नॉट सेपरेट द टू। इसलिए यू हैव टू गेट इन्वॉल्व। और मैं तो यही कहता हूं कि देश में जब भी इलेक्शन अगली आवे, हर देश के नागरिक को पूछना चाहिए अपने कैंडिडेट से कि भैया नोटा जितवाओगे तो वोट तेरे को देंगे, अगर नोटा नहीं जितवाओगे तो मेरा वोट नोटा को जाएगा। बाहर निकलो। अब पांव पकड़ना हमने छोड़ दिया है, पांव पकड़ना छोड़ दिया हमने। जो देश को लूटेगा गला पकड़ो, पांव पकड़ना छोड़ दो उसको। आंसर इज
नोटा जिताओगे तो तेरे को वोट देंगे, नहीं तो हम नोटा को वोट देंगे। गेट आउट इज द आंसर। 75 साल 80 साल बहुत बर्बाद कर लिया देश को आपने। इनफ, दैट्स इनफ। बहुत शुक्रिया शिव सर आपका। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने जज्बात भी बयां किए, ये भी बताया कि भारत की सोसाइटी में आज आप क्या दिक्कत देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना गुस्सा या यूं कहूं कि इतनी चिढ़ होने के बावजूद आप ऑप्टिमिस्ट हैं। आपको लगता है कि यूथ है वो समाज को बदल सकता है, बशर्ते यूथ इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि उसे फोकस कहाँ करना है। उसे आज जैसे डिस्ट्रैक्टेड है इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना, ये समझना है कि देश की अगर तकदीर बदलनी है तो मुझे ही बदलनी है, और मैं तब तकदीर बदल सकता हूँ जब मैं खुद इस राजनीति का हिस्सा बनूँ, या जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे सही सवाल पूछूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है नीरज, वो ये है अपना एडवाइजर बहुत ध्यान से चुनना चाहिए जिंदगी को। अपना जो मार्गदर्शक है ना, ध्यान से चुनो। पांडवों ने चुना कृष्ण भगवान को और कौरवों ने चुना शकुनी को। बिल्कुल। तो शकुनी को चुनोगे तो मरोगे, यही बात। और आखिर में यही कहूँगा, अगर आपके पास अगर अच्छा एडवाइज़र नहीं है तो सर की किताबें पढ़िए, क्योंकि सर की किताबों से अच्छा एडवाइज़र आपको कोई नहीं मिलेगा। यू कैन विन, जिसको पढ़कर और जिसे सीख कर हम सब बहुत बड़े हुए हैं। और अब सर की जो नई किताब है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, लिव वाइल यू आर अलाइव, किस तरह से अपने तनाव को मैनेज करते हुए, अपने डिप्रेशन या अपने एंग्जाइटी को मैनेज करते हुए आप ज़िंदगी को जी सकते हैं, ना ही सिर्फ जी सकते हैं, उसको एक खूबसूरत मकसद भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से, थैंक यू सर, वक्त निकालने के लिए और अपने बेशकीमती विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब इतना ही, नमस्कार।